हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक कविता एन एपिटाफ को देखा, उसके विषय में डिटेल्ड एनालिसिस किए, उसके विषय में हम लोग बृहत रूप से जानकारियां प्राप्त किए और आज हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पर विचार करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स मेरा होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होता है, वह हमें पूर्ण अर्थ, पूर्ण मार्क्स देता है। दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में नंबर कटने की कोई बात नहीं है। यदि आपका सही है आंसर तो 1 नंबर आपको मिलना तय है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर फिक्स है और 60 क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है और उसमें से आपको मात्र 50 या 50 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने इस चैप्टर से बनाए हैं और इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने लायक था, सभी पॉइंट ऑफ व्यू का, सभी दृष्टिकोण का, सभी स्टेटमेंट का अध्ययन करके उससे ऑब्जेक्टिव छांट करके निकाल करके और यहाँ पर हम लोग मैं लिखा हूँ और आप लोग जो है आप इसे अध्ययन करें। आप अध्ययन सामग्री लेकर के बैठें और 1 बाय 1 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर जो है भी देखेंगे और आप जो है इसे नोटबुक में राइट डाउन जो है करते जाएं। तो दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन हेतु। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि वाल्टर डिलामेयर, born in the village of Carlton in Kent, England, is known for his sensitive concerns with the world of jazz and the world of the jazz। अब यहाँ पर देखिए, हम 2, 3, 4 क्वेश्चंस जो पूछे जाने योग्य है को एक में ही कंबाइन कर दिए हैं। अब देखिए, वाल्टर डेलामेयर, जिनका जन्म कार्ल्टन केंट में इंग्लैंड में हुआ था। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉर्न कहाँ हुआ था, किस विलेज में, तो कार्ल्टन। अच्छा, कार्ल्टन कहाँ है, तो केंट शहर में है। केंट शहर कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। तो ये सारे थॉटफुल जो है प्रोसेस के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो प्रिपेयर किए हैं। चलिए, वाल्टर डेलामेयर is known for his sensitive concerns with the world of dash and the world of dash। किस किस मुद्दों के लिए, किस किस भावनात्मक मुद्दों के लिए, सेंसिटिव कंसर्न्स के लिए वे जाने जाते हैं। तो पहला, गॉड एंड घोस्ट्स के विषय में। क्या वे गॉड और घोस्ट के विषय में लिखा करते थे? तो गॉड के विषय में कम, घोस्ट जो घोस्ट्स है उसके विषय में लिखा करते थे। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, करप्शन टेररिज्म। तो वे जो है द वर्ल्ड ऑफ करप्शन पर लिखा करते थे और द वर्ल्ड ऑफ द टेररिज्म पर लिखा करते थे, या इस कविता में लिखा हुआ है? तो नहीं, ये भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर नहीं लिखा गया है। उसके बाद है चिल्ड्रन। ये जो है बच्चों की दुनिया, यानी द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन और द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल से संबंधित सेंसिटिव कंसर्न्स को उकेरता था। तो हाँ, ये सही है आंसर, क्योंकि इसे कहा जाता है चिल्ड्रंस पोइट। क्योंकि ये चिल्ड्रन, बच्चों को इंसाइट करने हेतु, इंचांट करने हेतु, एलिवेट करने हेतु, उसके मोरल एस्पेक्ट को लिखते थे ये, और सुपरनेचुरलिज्म में भी विश्वास करते थे। गोस्ट के विषय में, जैसे दैत्य, राक्षस वगैरह के विषय में भी ये लिखा करते थे। तो ये आंसर आपका सही है, यानी द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन,
द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, यानी दोनों थीम था लिखने का, उनका आधार था, यानी बच्चों के विषय में लिखते थे और सुपर नेचुरल थिंग्स जो होते हैं, चाहे डेविल हो, चाहे गोस्ट हो इत्यादि के विषय में वे ज़्यादा लिखा करते थे। तो यह ऑल द एबव, तो ये हो जाएगा क्या, आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इज राइट वन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वाल्टर डेलामेयर इज फेमस एज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिख देते हैं हम लोग VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वाल्टर डेलामेयर जो है किस रूप में उसे ख्याति प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि प्राप्त हुआ, वार पोएट के रूप में, मतलब युद्ध के कवि माने जाते हैं, या बच्चों के कवि माने जाते हैं, या प्रकृति कवि माने जाते हैं, या रोमांटिक स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर न तो ये वार पोइट माने जाते हैं, न ही नेचर पोइट, न ही रोमांटिक पोइट, ये माने जाते हैं चिल्ड्रंस पोइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा है नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर्स लाइफ स्पैन इज, उसका जीवन काल क्या है वाल्टर डेलामेयर का। हम लोग जाने थे कि हुआ तो 18वीं शताब्दी में 1874 से 1920 के बीच, या जन्म उनका 1992 और मृत्यु 1984 में हुआ, या 1872 में जन्म लिए और 1990 में मरे, या 1873 में जन्म लिए 1956 में मरे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ ठीक है, 1873 ईस्वी में जन्म लिए और 1956 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। 1873 में जन्म लिए, 1956 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। चलिए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हिज सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ, इनके द्वारा जो रचित कविता है, कविताओं का जो कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, और एक कविता पीकॉक पाई, तो ये क्या दर्शाता है, मिस्ट्री को दर्शाता है, मिस्ट्री को ये नहीं दर्शाता है। सोरो मतलब दुख, यहाँ पर रहस्य हो गया। सोरो मतलब दुख, दुख को दर्शाता है नहीं। हैप्पीनेस को भी नहीं दर्शाता है। ये दर्शाता है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, अर्थात वे ड्रीमी रियलिटी को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पर आइए, वाल्टर डेलामेयर इज ए डैश, मेटाफिजिकल पोइट, रोमांटिक पोइट, मॉडर्न पोइट, क्लासिकल पोइट। अब वाल्टर डेलामेयर जो है किस टाइप के कवि हैं? मेटाफिजिकल पोइट नहीं है, आपकी कविता में जॉन डन है, उसे माना जाता है मेटाफिजिकल पोइट। रोमांटिक पोइट भी नहीं है, रोमांटिक पोइट जो जॉन किट्स है आपके बुक में जो कविता है ऑट टू ऑटम, उसके कवि हैं, को रोमांटिक पोइट माना जाता है। उसके बाद आपका मॉडर्न पोइट, हाँ इसको मॉडर्न पोइट माना जाता है। क्लासिकल पोइट इसे नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न पोइट, वो एक मॉडर्न पोइट थे। उसके बाद ये भी महत्वपूर्ण आपका है क्वेश्चन। उसके बाद 6 में आइए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। अब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डेलामेयर को अवार्ड से नवाजी, तो वो अवार्ड का क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब कब इसे अवार्डेड किया गया? तो 1943, 1933, 1953, 1952। आप बुक पहले देखिए, बुक अपने पास रखिए, उसमें राइटर सेक्शन में जाइए और वहाँ पर देखिए उसे अवार्ड किया गया था 1953 ईस्वी में। उसे अवार्ड कितने ईस्वी में किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। 1943 गलत हो जाएगा, 1933 गलत हो जाएगा, 1952 भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि एन एपिटाफ इज ए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, VVI,
यानी एन एपिटाफ, यानी जो कविता है नाम एन एपिटाफ है, वह क्या स्टोरी है या ट्रेवलॉग है या एसे है या पोम है जो पोएट्री के अंदर आता है, क्या है? तो स्टोरी तो नहीं है। ट्रेवलॉग मतलब होता है जीवन वृत्तांत, किसी का जीवन विवरणी ट्रेवलॉग होता है। ट्रेवलॉग भी नहीं है, जीवन विवरणी नहीं है इसमें किसी का। ऐसे मतलब निबंध भी नहीं है। यह क्या है? एक पोम है जो पोएट्री के अंदर आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है मेरा, एन एपिटाफ इज रिटन बाय, ये भी BBI है आपका। एपिटाफ जो है किसके द्वारा रचित है, इसके कवि कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन तो नहीं है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। T.S. इलियट भी नहीं है क्योंकि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का है। चलिए, D.H. लॉरेंस भी नहीं है क्योंकि ये जो है कवि, उनका एक कविता है आप ही के सिलेबस में स्नेक का है, तो ये भी गलत है। तो एन एपिटाफ जो है इसके कवि है वाल्टर डेलामेयर, आपका आंसर हो जाएगा D। उसके बाद 9th क्वेश्चन चलिए, द पोइट एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग फॉर ए, पोइट जो है इस कविता में सैड फीलिंग दर्शाता है किसके प्रति? एक लड़का के प्रति, लड़की के प्रति, या एक बच्चा एवं बच्ची के प्रति, लेडी महिला के प्रति। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महिला के प्रति। बॉय गलत, गर्ल गलत, बेबी भी गलत। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोम इज, जो पोम है आपका उसका टोन क्या है? तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि ये मेलनकोलिक टोन जो है देते हैं। मेलनकोली मतलब विषादग्रस्त, मेलनकोलिक टोन, मेलनकोलिक टोन यह कविता प्रोवाइड करता है, यह मैसेज देता है। तो यहाँ पर ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में जो क्वेश्चन है वह महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि द वर्ड एपिटाफ मीन्स, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ये मीनिंग नहीं होता है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम, यानी कोई भी ग्रेव या टोम पर जो लिखा हुआ सुर्ख दीवार पर कुछ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटाफ। तो ये आंसर सही है आपका, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम। यहाँ पर देखिए, इंस्क्रिप्शन ऑन अ पिलर, पिलर पर कोई भी इंस्क्रिप्शन लिखा है तो उसे हम लोग एपिटाफ नहीं बोलेंगे, डस्ट को तो नहीं ही बोलेंगे। एपिटाफ मीन्स होता है इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम या ग्रेव। जैसे मान के चलिए कि यहाँ आपका गड्ढा खोदा हुआ है, यहाँ पर कब्र जो है बनाया गया। कब्र बनाने के बाद जो है इसे बालू, ईंट, गिट्टी से इसे सीमेंटेड किया गया, सीमेंटेड कर दिया गया। फिर यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर एक सुर्ख दीवार जो है बनाया गया, यहाँ भी इसको जो है सीमेंटेड कर दिया गया। और इसमें जो लिखा हुआ जो भी चीज़ है किसी के बारे में, किसी के बायोग्राफी है, किसी के इंफॉर्मेशन, अगर इसमें जो लिखा हुआ है तो यही हुआ आपका क्या चीज़? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हुआ और ये हो गया आपका क्या चीज़? टोम। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम, ये आपका राइट आंसर है। दूसरा है क्वेश्चन 12वां, इन दिस पोम द पोइट टॉक्स अबाउट, इस कविता में जो कवि हैं वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एक गर्ल, एक लड़की के विषय में, गलत। एक बहुत ही कमसिन एज की लड़की के बारे में, गलत। या एक लड़का के विषय में, तो ये भी गलत। ये बात कर रहे हैं एक सुंदर महिला के विषय में।
एक सुंदर महिला के विषय में। पहला लाइन ही आपका है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो हम ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जो है बात कर रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है द लेडी हु वॉज लव्ड बाय द पोइट बिलोंग टू। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यानी वह लेडी जो ब्यूटीफुल लेडी थी जिससे पोइट जो है प्रेम करते थे, वो किस जगह से संबंधित है? तो क्या वह ईस्ट कंट्री की है या वेस्ट कंट्री की है या नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक की है? तो वो लड़की है वेस्ट कंट्री की। हम लोग लास्ट में लाइन है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो यहाँ पर वेस्ट कंट्री की लेडी है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट कंट्री। 14th जो है क्वेश्चन हुआ है वेयर डज दैट लेडी लाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस लेडी, वह लेडी जो है उसका जो लाश है वह दफन किया गया है कहाँ? घर में, कार में, यह रखा गया है कार में, या वो समुद्र तट पर, या एपिटाफ के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एपिटाफ के अंदर है वो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। यानी कभी सोचते हैं कि वायलेंस मतलब होता है क्या चीज़ आपका? हिंसा। क्या हिंसा जो है वह एवरलास्टिंग नहीं होता है? खैर ये तो नहीं होता, एवरलास्टिंग नहीं होता है। अगलीनेस भी एवरलास्टिंग नहीं होता है, ब्यूटी भी एवरलास्टिंग नहीं होता है, और नन मतलब कोई नहीं इनमें से। लेकिन यहाँ पर जो है वायलेंस की बात नहीं किया गया है ना, अगलीनेस की बात किया गया है। कभी जो है ब्यूटी पर बात करते हैं तो ब्यूटी जो है वह एवरलास्टिंग नहीं है, वह ट्रांजिएंट है, शॉर्ट लिव्ड है। ये भी क्वेश्चन है। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर। कभी महसूस करता है कि उसके चले जाने के बाद कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा, दुख नहीं देगा, याद नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। तो लाइन है आपका कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो यहाँ पर रिमेंबर हो जाएगा कि मर जाने के बाद जो है, कभी के मर जाने के बाद जो है उस लेडी को याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है कि हेयर क्रम्बल मीन्स। जो कविता का है लाइन व्हेन आई क्रम्बल, तो क्रम्बल का अर्थ क्या हुआ? ला मतलब पढ़ना, डा मतलब मरना, टा मतलब जोड़ना, या फा मतलब धिक्कार करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डाय। मरने के सेंस में क्रम्बल का प्रयोग किया गया है, टुकड़ों में विभक्त होने के सेंस में डाय। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि कौन लाइट ऑफ स्टेप है और हार्ट है, यानी कौन लाइट फुटेड या हर्टेड, दोनों सेंस ले लिए हम लोग। लाइट फुटेड और लाइट हर्टेड है, तो वो जो ब्यूटीफुल लेडी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह लेडी जो है ब्यूटीफुल लेडी वह लाइट ऑफ स्टेप थी और लाइट ऑफ हर्ट थी। तो यहाँ हार्ट थी, सॉरी, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो है उसी के बारे में, उसी की विशेषता बता रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप और लाइट ऑफ हार्ट कह करके। चलिए ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देखिए जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपके बुक के कविताओं से कुछ लाइंस एग्जाम्स में देगा और कहेगा कि वह किस कविता से लिया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको जितने भी कविताएं हैं सबको बारीकी से हर एक लाइन को पढ़ना है, तभी आप जान पाएंगे कि यह कविता जो है, ये जो लाइन है उस कविता का है। तो ये जरूरी है कि आप सभी कविताओं का
अध्ययन लाइन बाय लाइन बढ़िया से करिए, ताकि परीक्षा में जो है आपको कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही क्वेश्चन बना दिए हैं, बहुत सारे जो है लाइंस एक ही क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिए हैं। क्वेश्चन है कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, पहला लाइन। चलिए दूसरा लाइन हम लोग लिए हैं कि आई थिंक सी 2 बार लिख दिए हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ये 2 लाइन हुआ। तीसरा लाइन भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं कि बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी। और चौथा लाइन भी हम इसमें समाहित किए कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अब देखिए चारों लाइन हम इस कविता से लिए हैं और फिर हम दिए हैं कि आर लाइन्स फ्रॉम द पोम। ये सारे लाइन्स जो है किस कविता का है? एपिटाफ, ओड टू ऑटम, या स्नेक, या द मिस्ट्री कैट से। तो यहाँ पर ये सारे लाइन्स हैं एन एपिटाफ का। तो अब इसमें जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन, पहला लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये लाइन पूछा गया है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। तो ये भी आपका क्या है? महत्वपूर्ण है। और बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, ये भी आपका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लाइंस को ही इसमें संजोए हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये भी आपका क्या है? महत्वपूर्ण है। आप इसे बढ़िया से देखें। तो ये आपका 19 क्वेश्चंस है जो इस कविता से बनाए हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इसमें से कोई परेशानी है समझने में, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स में अगर परेशानी है, यदि आप नहीं समझ पाएँ तो हमें कमेंट के जरिए बताइए, हम उसका बृहत रूप से जो है सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो ये था आपका सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छा रहेगा कब? जब आप पूरी कविता को बढ़िया से पढ़ेंगे, तभी आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो सकता है। और जब ही ऑब्जेक्टिव आपका ठीक होता है तो आपका मार्क्स जो है वह अधिक आएगा, तभी। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर कमांड करिए, ऑब्जेक्टिव को रोज दिन जो है एक बार पढ़िए, और जो हम VBI बताए हैं कम से कम उसको अपने नोटबुक में लिखिए और उसे ही अध्ययन करिए, उतना भी काफ़ी है। तो दोस्तों आज ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Loved me, and no one ever would have dared to tread